नमस्कार रिचपाल सिंह जी भाई नमस्कार, साहब। नमस्कार रहितास जी, कैसे हैं? आज हमारे बीच में उपस्थित है रिचपाल सिंह जी भाई साहब। आप वनस्पति शास्त्री विज्ञान में प्रोफेसर है और आप राजकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल भी है। जी, आज आज अपन भाई साहब चर्चा करेंगे प्राचीन जो शिक्षा पद्धति हुई और आधुनिक शिक्षा पद्धति, इन दोनों को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। शुरुआत में अपने प्राचीन शिक्षा पद्धति समझते हैं। तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में एक तो मूल परंपरा अपनी गुरुकुल परंपरा रही है। तो गुरुकुल परंपरा को थोड़ा और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गुरुकुल व्यवस्था क्या थी, कैसे काम करती थी? कुल मिलाकर के एक बार गुरुकुल क्या था, ये बताइए। प्राचीन जो अपनी शिक्षा पद्धति है, वो अपन कह सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं कि गुरुकुलों पे आधारित थी। लेकिन शिक्षा क्यों चाहिए समाज में? उसके लिए एक तो व्यक्तियों में पवित्रता बनी रहे और एक जो धर्म है, उसका वो जीवन में पालन करे। व्यक्ति निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो, ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिनके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी गुरुकुलों में चलती थी और समाज आधारित शिक्षा पद्धति थी, क्योंकि गुरुकुलों में जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो समाज के द्वारा की जाती थी और समाज के प्रत्येक वर्ग का विद्यार्थी या शिष्य जो शिक्षा लेना चाहता था वो वहाँ पे जा सकता था। और कह सकते हैं हम कि कई तरह के गुरुकुल हैं, वो सारे के सारे वनों में, मतलब गांव से दूर। और जब बच्चा शिक्षा लेने योग्य होता था तभी से वहाँ पे रहता था, जब शिक्षा पूर्ति होती थी तब आ जाते थे। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि 4 आश्रम होते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो पालन है वो प्रारंभिक आश्रम। प्रारंभिक आश्रम है, उसका जो पालन है गुरुकुलों में ही होता था। और वो जो आश्रम है वो केवल बच्चों में, शिष्यों में जो हैं उनमें शिक्षा के लिए ही निहित था। उसके बाद में वो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्याश्रम की ओर अग्रसित कुल होते थे। मिलाकर के जो गुरुकुल व्यवस्थाएं थी या जो गुरुकुल जहाँ होते थे वो थोड़ा सा जहाँ आबादी थी, जहाँ लोग रहते थे उनसे थोड़ा दूर होते थे, क्योंकि आवागमन नहीं हो, ज़्यादा समाज का ज़्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं हो, इसके कारण थोड़ा दूर होता था। तो गुरुकुल में जो शिष्य जाते थे, विद्यार्थी अध्ययन करते थे, उनको किन किन प्रकार की विद्याएं उस समय, जो प्राचीन काल में जो हमारे गुरुकुल थे, किस किस प्रकार की विद्याएं मिलती थी? और गुरुकुलों में एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे आत्मनिर्भर बन के बच्चा वापस आता था जो भी जाता था, क्योंकि एक तो वह शिक्षा जो उन्हें ग्रंथों के माध्यम से दी जाती थी और प्रारंभिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो केवल सुना के दी जाती थी, अभ्यास करके, बोल के, समझ के। और एक मन मस्तिष्क में वो जो शिक्षा देना चाहते थे वो सारे भाव उनमें जागरण करने की शिक्षा होती थी। लेकिन उसके साथ साथ जो गुरुकुलों के आचार्य थे वो भी गुरुकुलों में नियमित काम करते थे। तो एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक जो शिक्षा पूर्ति का समय है उसमें उसकी दिनचर्या है वो कैसे पालन की जाए, इसके लिए प्रेरित करते थे वो। और दूसरा, गुरुकुलों के जो दैनंदिन कार्य हैं वो भी वहाँ पे अध्ययनरत शिष्यों के माध्यम से ही किए जाते थे। तो एक करके सिखाने का भाव गुरुकुलों में महत्वपूर्ण था। और फिर उन गुरुकुलों के माध्यम से, जैसे कि कोई बच्चा है, उसमें कौन सी भावनाएं हैं वो अच्छी है, उसकी मौलिकता किस में है, उसकी विशेषताएं क्या है, इन दैनंदिन कार्यों के माध्यम से वहाँ के आचार्य उनकी पहचान करके फिर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रेरित करते थे कि आपको यहाँ पे शिक्षा लेनी चाहिए। अपन एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे द्रोणाचार्य का जो गुरुकुल था उसमें अब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कई तरह के शिष्य थे। लेकिन उन्हें किस रण कौशल में या विद्या में प्रांगत किया जाए, इसका जो वो है शुरुआत में ही पहचान करने के लिए द्रोणाचार्य ने एक पक्षी का, वो अपन देखते हैं कि चित्र बना के या यंत्र बना के पेड़ पे रखते हैं और फिर धनुर्विद्या की परीक्षा लेते हैं कि धनुर्विद्या में कौन आगे जा सकता है। तो किसी को आसमान दिखाई देता है, किसी को पक्षी दिखाई देता है, पेड़ भी दिखाई देता है, पेड़ पे बैठे सारे पक्षी दिखाई देते हैं। और केवल अर्जुन ही एकमात्र ऐसा था जिसे लक्ष्य जो पक्षी की आंख है वो दिखाई देती है। तब धनुर्विद्या में वो जाता है। भीम है वो गदा सीखता है। ऐसे अलग अलग कौशल सीखते हैं, घुड़सवारी, वो सारे के सारे। तो प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर उन्हें उस क्षेत्र में प्रेरित किया जाता था। जितने शिष्य उतनी शिक्षा है। उतनी शिक्षा। गुरुकुल के अंदर अलग अलग जाति, पंथ, मत, संप्रदाय के लोग रहते थे। तो
गुरुकुल के अंदर उसकी भेदभाव कैसे मिटता था, या जो ये व्यवस्थाएं मतलब भले ही बनी हुई हो, पर कुल मिलाकर के गुरुकुल के अंदर भेदभाव नहीं होते थे, ये किस प्रकार कैसी व्यवस्थाएं थी वहाँ पर? जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुरुकुल है वो समाज आधारित संरचनाएं थी। हम्म, हर समाज के लोगों का वहाँ पे योगदान रहता था। किसी भी समाज का जाति बिरादरी ऊंच नीच या गरीब अमीर ऐसा कोई भेदभाव नहीं, सब वहाँ पे साथ जाते थे। गुरुकुल की वेशभूषा एक जैसी होती थी, उनका रहन सहन का ढंग एक जैसा होता था। गुरुकुल में जाति बिरादरी के अनुसार छात्रावासों का कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो सब साथ रहते थे वहाँ पे। और किसी की ड्यूटी कब सफाई की लग गई, किसी की कब खाना बनाने में लग गई, किसी की लकड़ियाँ बीनने में लग गई। अपने को पता है कि सुदामा और कृष्ण जब गुरुकुल में लकड़ियों की आवश्यकता हुई, दोनों को भेजते हैं, तो वो दोनों साथ जाते हैं और साथ आते हैं। और कृष्ण सुदामा में रात दिन का अंतर था। उनके एक गरीब थे, एक धनवान थे, राज परिवार से जो थे, तो भी वो साथ रहते हैं। जीवन पर्यंत वो अपने संबंधों का निर्वहन करते हैं, क्योंकि ये एक कृष्ण और सुदामा की बात है। ऐसी नहीं, कृष्ण के कई भी और भी जो उसके मित्र थे उनके साथ भी उन्होंने निभाया है। तो वो सब साथ रहने के कारण ही ये आया। तो प्रारंभ में जो गुरुकुलों में जो शिक्षा थी, वहाँ पे जाति रंग और किसी भी प्रकार का भेद नहीं था, और भेद वहाँ पे अभेद थे। सभी साथ मिलकर काम करने वाला वो भाव वहाँ पे जागरण होता था। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का भेद पंथ या जाति के आधार पर, क्रम के आधार पर ऐसा कुछ था ही नहीं, आर्थिक स्थिति पर भी नहीं था। और तो यही अगला मेरा अपने ये विषय यही है कि गुरुकुल के अंदर आर्थिक व्यवस्था कैसे पूरी होती थी, और जो विद्यार्थी पढ़ते थे, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, किसी की कम है, तो ऐसे गुरुकुलों के अंदर समाज की क्या व्यवस्थाएं थी और शासन क्या सहयोग करता था आर्थिक स्थिति को लेकर के? जैसा कि गुरुकुल, पहले बात आई कि गुरुकुल है वो गांव और आबादी क्षेत्र से दूर होते थे। उनके पास जमीन का बहुत बड़ा भूभाग होता था गुरुकुल के पास। गुरुकुल के पास। अच्छा। तो गुरुकुल के जो शिष्य हैं वहाँ पे खेती का भी काम करते थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर क्षेत्र में पारंगत करके उन्हें निकाला जाता था। तो खेती का काम होता था, वहाँ की गौशालाएं होती थी जहाँ पे दुग्ध उत्पादन होता था, दुग्ध के जितने उत्पाद है वो वहाँ पे बनते थे। साग सब्जियाँ भी बाहर से नहीं लानी पड़ती थी, गुरुकुलों में वहीं पे पैदावार जो होती थी उन्हीं से गुरुकुलों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। अन्न की वहाँ के खेतों से होती थी। तो अधिकांश जो आवश्यकताओं की पूर्ति है गुरुकुल अपने स्वयं के आधार पे करते थे। लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो समाज के द्वारा की जाती थी, तो वो समाज है वो सभी समाज के लोगों के द्वारा वहाँ पे उनकी आपूर्ति में सहयोग रहता था। आपने बताया कि राजा के द्वारा, राज शासन के द्वारा, तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि आजकल जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पहला महाभारत काल में द्रोणाचार्य का जो गुरुकुल है वो वहां पे ये चीज स्थापित हुई। क्योंकि द्रोणाचार्य गरीब थे लेकिन विद्वान थे, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। ऐसा आता है कि उनके बेटे को दूध की आवश्यकता होती थी तो माँ आटा घोल कर उन्हें पिला के सफेद करके दूध पिलाती थी। तब वो कौरव सम्राट के पास जाते हैं, वहां से वो फिर गुरुकुल की स्थापना करते हैं। तो वहां पे वो बाध्यता आ गई कि जो सम्राट कहता है उन्हीं को वहां पे एडमिशन दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा, राज परिवार के सदस्यों को वहां पे एडमिशन दिया जाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा गुरुकुल है वो, जहां मैंने बताया पहले है वो गुरुकुल सारे के सारे जन आधार पे चलते थे, लेकिन वहां पे राज आधार पे आई, राजतंत्र के अधीन आई। तो वहां पे कुछ ऐसे नियम बने कि इसका प्रवेश होगा, इसका नहीं होगा। जैसे एकलव्य का प्रवेश वहां पे नहीं होता है। लेकिन एकलव्य गुरु भक्त होता है और एकलव्य ने यह मान रखा था। आजकल अपन कहते हैं कि गुरु है वो साक्षात होना चाहिए, तत्विक गुरु नहीं है। तो जो तत्व के रूप में जिन्हें हम गुरु स्वीकार करते हैं आज, वो एकलव्य से प्रारंभ हुआ। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बना के उनके समक्ष पूर्ण निष्ठा से जब वो अभ्यास करता है और विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर की बराबरी करता है, तो वहां से उसका प्रवेश नहीं होता है, केवल इस कारण क्योंकि वो गुरुकुल राजतंत्र के अधीन था। हम आजकल कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने ब्राह्मण होने के नाते एक भील बालक को प्रवेश नहीं दिया। उसमें द्रोणाचार्य की विवशता थी, क्योंकि द्रोणाचार्य राजतंत्र के अधीन काम करते थे, उसके द्वारा नियुक्त आचार्य थे, इसके कारण वो नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उनका मन बहुत था कि मैं एकलव्य जैसे शिष्य को संवार कर और विश्व में नाम कर।
अभी आपने बताया कि राजतंत्र के हो चाहे ग्रामीण परिवेश के हो, वो जो गुरुकुल है वो थोड़ा बाहर हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के वहाँ जो विद्यार्थी थे, जो आचार्य के जो शिष्य थे, वो वहाँ आवासीय आवासीय ही था कुल मिला के गुरुकुल। तो आवासीय क्यों होता था? आज तो ऐसा कोई है नहीं, पहले आवासीय क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि हमारे यहाँ पे 4 आश्रमों की व्यवस्था थी व्यवस्था थी। और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे और ब्रह्मचर्य आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण करने का आश्रम मानते थे। तो बच्चा जब वहां से जाता था तो वो शिक्षा लेने के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तब तक वहां की कनेक्टिविटी नहीं हो और पूर्ण मनोयोग में जिस कार्य के लिए वो गया है वो कार्य करें। और घर वाले भी यही चाहते थे, परिवारजन भी, कि ये शिक्षा लेके ही वापस आए। आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें 4 या 5 साल का बच्चा जाता है, 12वीं तक पढ़ने के बाद में वापस आता है। ऐसे कई सारे आज भी गुरुकुल परंपरा पे आधारित चलते हैं, लेकिन तब वो वहां पे रहते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज जरूर करता था, लेकिन उनमें हस्तक्षेप समाज का कभी नहीं होता था। वहां पे गुरु कैसे उनसे काम करवाता है उसी के आधार पे। और कई आश्रम तो ऐसे थे जहां पे शिष्य शिक्षा लेने के पश्चात जो गुरु दक्षिणा के रूप में वहां पे कुछ वर्ष रुक के वहां पे अध्यापन का कार्य भी करवाते थे। जो जिनके पास आर्थिक स्थिति या ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था, तो वो वहीं अध्यापन कार्य करवा देते थे। करवाते अभी आपने बताया कि जो आचार्य या जो गुरु तय करते थे वो काम करते थे। तो दैनिक दिनचर्या क्या हुआ करती थी पहले के समय में? विद्यार्थी दिन भर सुबह से लेकर के रात्रि शयन तक क्या क्या काम करता था? सुबह उठते ही अध्यात्म की बातें करते थे, नहा धो के अध्यात्म की, अपने मंदिरों में, मठ वहाँ पे जो है वहाँ पे पूजा करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे। फिर वहाँ के गुरु के आश्रम के दैनंदिन कार्यों में अपनी भूमिका निभाते थे और स्वाध्याय करते थे। फिर गुरु जी का सामूहिक सत्र होता था, उसमें वो कई सारे ऐसे नैतिक, मैंने बताया नैतिक और व्यक्तित्व निर्माण की बातें बताते थे, उन पे वो अभ्यास करते थे। और वेदों का जो अपने यहाँ पे और भी ग्रंथ हैं उनका वहाँ पे अध्ययन कराया जाता था। और बातों बातों में, क्योंकि तब लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, मतलब वो कंठस्थ याद करना, मेमोराइज करना वहाँ का विषय था। तो एक मेमोरी है वहाँ पे, एकांत में रह के, और मेमोरी बढ़ती थी और एकांतवास में भी बैठते थे कि आज हमने स्वयं जो ध्यान करते हैं उसमें आज के दिन में हमने क्या किया। और फिर भोजन करने के पश्चात एक निश्चित समय पे उनका शयन होता था और यह दिनचर्या दैनंदिन दिनचर्या है, नियमित रूप से चलती थी। कुल मिलाकर के व्यवहारिक, आध्यात्मिक और वैदिक शिक्षा का महत्व ज्यादा था कुल में, ना? ऐसे तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम पूरी दुनिया में विश्वविख्यात रहा। दुनिया के बड़े बड़े यात्री भारत की ओर आए और तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के शिक्षा अध्ययन की और अपने देशों में जाकर के। तक्षशिला विश्वविद्यालय की ऐसी क्या ख्याति थी या ऐसे किस किस विषयों के अध्ययन इतने अधिक होते थे कि पूरी दुनिया में उस समय कहीं नहीं हुआ, तो लोग आते थे? ऐसे कौन कौन से विषय थे तक्षशिला विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय, हम केवल भारतवर्ष तक उसे सीमित न रखें, क्योंकि दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय जहाँ पे जो आजकल कहते हैं कि अपने इंटरनेशनल स्टडी सेंटर है, तो उस तरह का वो इंटरनेशनल स्टडी सेंटर था। वहाँ के जो आचार्य हैं, चंद्रगुप्त हैं, पाणिनि है, पतंजलि, कई लोगों ने वहाँ पे शिक्षा लिया, अध्ययन किया और फिर वहाँ पे आचार्य के पद पे हो गए। तो वहाँ पे राजनीतिक शास्त्र, शस्त्रों के संबंधित, युद्ध कौशल, खगोलीय, अपनी कला एवं संस्कृति से संबंधित, कहते हैं कि वहाँ से 60 विषयों में वहाँ पे अध्ययन किया जाता था और अध्ययन करवाया जाता था। और वो अध्ययन है वो दुनिया के लोग भी, जैसे हेनसांग का नाम सुना है, हाइयान भी आया था, और ऐसे और भी कई, कोरिया से भी वहाँ पे थे, इंडोनेशिया से भी लोग वहाँ पे आके अध्ययन उन्होंने किया था। तो वहाँ का एक जो कहते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात है वो लगभग 6 का था, यानी 6 छात्रों पे एक शिक्षक। तो हर छात्र के ऊपर एक वो शिक्षक है वो बराबर ध्यान दे सकता था। उसको जो छात्र अलॉट होते थे, 60/1 नहीं है। आज तो 60/1 में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर कि जो सेक्शन है वो 70 का है, लेकिन सीटें बढ़कर वो 88 का हो जाता है और जहाँ 80 का है वो 100 का हो जाता है। तो स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है वो लगभग 100 तक चला जाता है, 60 से शुरू होकर 100। अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 30 का करने का प्रावधान है।
अभी जो नई शिक्षा नीति अभी जो नई शिक्षा नीति जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं उसमें ऐसा है। अ, अभी अपन पहले चर्चा कर रहे थे कि ग्रामीण के अंदर विद्यालय होते हैं और ये तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया किन किन प्रकार की रहती थी? जैसे ग्रामीण की तो लगी है, ये विश्वविद्यालय और वैश्विक विश्वविद्यालय, तो ऐसा कोई अंतर था या मतलब कुल मिला के प्रवेश कैसा होता था? नहीं, अब जैसे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहते हैं, जो अब इन विश्वविद्यालयों में वही जाते थे जिनको आगे अध्ययन करना हो, उच्च अध्ययन के लिए जो जाते हैं, स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर, PhD तक। ऐसा वहां पे कुछ नहीं था। स्नातकोत्तर, स्नातक, PhD ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उच्च मैं पढ़ चुका हूँ, आश्रम में पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं और भी अपना अध्ययन करना चाहता हूँ, तो वहां तक जाना। और वहां तक किस क्षेत्र में जाना, जैसे मुझे खगोल शास्त्र की करनी है तो वहां पे खगोल शास्त्र के कौन से आचार्य हैं, तो उन आचार्यों से संपर्क करके, आचार्य परीक्षा लेते, वाइवा लेते हैं वैसे, और उनको लगता है कि ये मेरे पढ़ाने लायक है तो मैं वहां पे जाऊंगा। और कहते हैं कि वहां कोई डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन जिस आचार्य के साथ वो पढ़ा है तो उसके नाम के साथ ही उसका, जैसे चाणक्य के साथ किसी ने, चाणक्य का शिष्य है तो वो चाणक्य के शिष्य कहलाएंगे, आचार्य के नाम से जाना आचार्य जाता के था। नाम से जाने जाते थे कि इन्होंने किसके साथ में अध्ययन किया है। तो वो एक विषय भी आचार्य के ऊपर निर्भर करता था, और एक जो बालक है कि मैं यहाँ पे पढ़ना है, उस हिसाब से मैं जाऊंगा। पहले विश्वविद्यालयों के अंदर, विद्यालयों के अंदर, गुरुकुलों के अंदर युद्ध शास्त्र और युद्ध कलाओं की भी शिक्षाएं, मैंने बताया ना, सर्वांगीण सर्वांगीण विकास विकास, व्यक्तित्व विकास हो। तो व्यक्तित्व विकास है वो चारित्रिक है, व्यवहारिक है, और अपना शारीरिक है। और शारीरिक में फिर शस्त्र चलाना भी, क्योंकि तब युद्ध कौशल सब व्यक्तिगत हुआ करते थे, व्यक्तिगत स्पर्धाओं के माध्यम से हुआ करते थे। तो उसके अनुसार ही सारी की सारी शिक्षा शस्त्रों की भी दी जाती थी और शास्त्रों की भी दी जाती थी। जब शस्त्र और शास्त्र दोनों मिलते थे, और अर्थशास्त्र की भी दी जाती थी, जैसे कौटिल्य है अर्थशास्त्र के ज्ञाता है, राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। तो वो सर्वांगीण विकास करके वहां से निकले। गुरुकुलों के अंदर आयुर्वेद की, ज्योतिष की भी शिक्षाएं थी। मूल कर तो आयुर्वेद जो जीवन यापन कर सके उसकी शिक्षा का अध्ययन कुछ ज्यादा ही मतलब वहां था। और प्राचीन काल में जो विश्व गुरुकुल हुए उसमें राजनीति की शिक्षा और अर्थशास्त्र की शिक्षा तो विशेष कर रहा ही रहा। उस गुरुकुल के अंदर राष्ट्रीय भावना, समाज के लिए कर्तव्य और आध्यात्मिक स्तर बढ़े, उसके लिए और क्या क्या परिश्रम या और क्या क्या प्रयत्न गुरुकुलों के द्वारा करवाए जाते थे? वो गुरुकुलों की शिक्षा का उद्देश्य ये था कि एक तो हमारे देश की संस्कृति है वो कैसे संरक्षित हो और कैसे वो फले फूले, और दूसरा एक हमारा जो राष्ट्र है वो हमारी माँ के बराबर है। ये शुरू से गुरुकुल में जो है वो राष्ट्र भावना तो सदैव से प्रेरित की जाती थी कि हम हमारी माटी के लिए पैदा हुए हैं और माटी के लिए ही मरेंगे। ये भाव वहां पे जागरण होता था। तो जो देशभक्ति का भाव है वो आज भी अपन जो स्कूल हैं उनमें तो प्रार्थना होती है तो उसमें यही भाव आता था कभी कभी, लेकिन आजकल धीरे धीरे उनमें भी कमी आ रही है। लेकिन गुरुकुलों में तो पूरा मैं राष्ट्र के लिए क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ की संस्कृति के लिए क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ से शिक्षा लेने के उपरांत में समाज के लिए कैसा उपयोगी हो सकता हूँ, ये सारी बातें उन्हें बताई जाती थी। और जो जिस क्षेत्र में अपनी योग्यता रखता था, और गुरु का भी यही आग्रह होता था कि आपको इस क्षेत्र में जाके काम करना है। और गुरुकुलों में परीक्षा मैंने पहले ही बताया कि लिखित में नहीं होती थी। अब जैसे कि एक उदाहरण आता है, आपने भी सुना होगा कि दो शिष्य होते हैं गुरु के, वो 10-12 साल तक अध्ययन करते हैं, आयुर्वेद के विषय में ही करते हैं। तो गुरु से पूछते हैं कि अब हमारा जो अध्यापन कार्य है आपका और हमारा अध्ययन कार्य कब पूर्ण होगा। तो गुरु जी उनको एक टास्क देते हैं, काम देते हैं कि आप जाइए और ऐसी कौन सी वनस्पति है जो उपयोगी नहीं है उसकी सूची बना के लाए। तो वो जाते, उनमें से एक तो थोड़े दिनों में घूम फिर के आ जाता है, 150 वनस्पतियों के नाम लिख के और बता देता गुरु जी को कि ये वनस्पतियां हैं जो अभी उपयोगी नहीं है, हमारे किसी भी काम की नहीं है। जो दूसरा शिष्य होता है वो जाता है, वो 4-5 साल तक ही नहीं लौटता वापस। तो और लौटता है तो इतना सारा एक हस्तलिखित ग्रंथ लेके आता है। तो गुरु पूछते ये क्या लाया है? कि मैं पूरे जो क्षेत्र आपने बताया था उसमें घूम के आ रहा हूँ
और मुझे कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो उपयोगी नहीं है। कि तुम कैसे कह सकते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं एक एक वनस्पति का नाम, उसके काम, वो कहाँ काम आती है, वो लिख के लाया हूँ गुरुदेव। वो जब बताते हैं तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको कहते हैं तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हुआ, अब जाके समाज सेवा में लगो। तो अपने यहाँ पे जो चरक हैं, आयुर्वेदाचार्य, चरक संहिता लिखी थी उन्होंने, और सुसूत्र है, वो शल्य क्रिया में माहिर थे। उन्होंने ऐसे कि तो ऐसे कई सारे जो लोग हैं गुरुकुलों से निकले हुए, एक टारगेट लेके जिन्होंने काम किया, जिस सब्जेक्ट के पीछे वो लग गए, उसके पराकाष्ठा तक वो गए, तो वो एक समाज में अपना नाम स्थापित किया। आयुर्वेद तो इस स्तर का कि ऐसी कोई जड़ी बूटी या ऐसा कोई घास फूस भी नहीं है जो उपयोगी नहीं है, नहीं। वहां तक का अध्ययन अपने गुरुकुलों के अंदर हुआ है। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, गुरुकुलों के अंदर ऐसे क्या क्या और क्रियाएं काम होते थे जिसमें आत्मनिर्भर हो जाए, यानी गुरुकुल से निकला और फिर जाकर के जैसे आज के समय में बेरोजगार लोग बैठे वैसे बेरोजगार नहीं बैठना पड़ता था, ऐसे क्या क्या थे? नहीं, गुरुकुलों में जो मैंने बताया कि समाज कौशल, व्यक्ति की पहचान करके वहां पे कई सारे आजकल जो अपन छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाते हैं, तो वैसे जैसे वस्त्रों का निर्माण भी गुरुकुलों में किया जाता था, बनाने के मिट्टी के बर्तन भी गुरुकुलों में निर्मित होते थे, क्योंकि गांवों से उनका संपर्क ज्यादा नहीं रहता था, दूर रहते थे वो, तो वहां से ला नहीं सकते थे, तो उनके सारे की सारी ये थी, तो वो अपने अपने हस्त कौशल के अंदर वहां पे सब पारंगत हो जाते थे शिष्य। तो जाके अपन योग्यता के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार समाज में जाके वो अपने कौशल के अनुसार अपने व्यवसाय खड़े कर सकते थे। तो वहां पे उनके कौशल के द्वारा उनके विकास के भी और गुरुकुल को आत्मनिर्भर बनाने में भी उनका योगदान रहता था। तो गुरुकुल आत्मनिर्भर बने और समाज में जाने के पश्चात जो अध्ययन करके शिक्षा लेके जो विद्यार्थी या शिष्य वहां पे आए हैं, वो भी अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। ये सारा का सारी व्यवस्था गुरुकुलों में थी। मल्टीपर्पज स्कूल्स एक अपने यहाँ पे सिस्टम चलता था पहले, तो उसमें भी कई तरह के मेटलर्जी है, कारपेंट्री है, ऐसे उद्योगों के बारे में बच्चों को 9th-10th में प्रशिक्षित किया जाता था, तो अपने छोटे मोटे काम कर सकते थे वो। लेकिन गुरुकुलों में तो ये वृत्त स्तर पर ये काम किए जाते थे। कोई भी विद्यार्थी गुरुकुल से बाहर निकला तो संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होकर के ही उनका निकला है और वो समाज के लिए कुल मिलाकर उपयोगी सिद्ध हुआ है। 3 है, एक तो हो गया आश्रम, मठ और गुरुकुल। ये तीनों के अलग अलग महत्व है, अलग अलग है, तो ये थोड़ा और समझाइए कि आश्रम, मठ और गुरुकुल ये 3 क्या क्या है, और यहाँ पर भी शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, ये किस प्रकार संचालित? इसको 4 कर सकते हैं, मंदिर, मठ, मंदिर, आश्रम और गुरुकुल। बिल्कुल। तो मंदिर में हम नित्य प्रतिदिन अपने जो जिस इष्ट देवता को मानते हैं उसकी जाके पूजा अर्चना अपन नित्य कार्य करने के पश्चात वहां पे जाए, समाज सारा एकत्र आके और सामूहिक भक्ति भाव से वहां पे प्रार्थना करते थे। मठ है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उसकी विशेषता होती थी, यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कोई गुरु है किसी का भी, वेदांत पे है, वेदों पे है, इस तरह की वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। और मंदिर हो गया, मठ हो गया, और तीसरा आश्रम। आश्रम भी गुरु के नाम से विख्यात होते थे। जैसे वहां से कई सारे शिष्य गुरु के निकले, तो एक तो गुरुकुल जो एक परिवार बोध लेके चलता था, और गुरुकुल से जो निकल के आए शिष्य अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन के आए वो किसी विशेष सब्जेक्ट में, तो वो एक अपना आश्रम बनाते थे। और गुरुकुल के बारे में विस्तार से चर्चा हो ही गई है कि वहाँ पे सभी समाज के सभी प्रतिभाओं के लोग वहाँ पे आके काम करें। वहाँ पे मैंने बताया पहले, जैसे विश्वविद्यालयों में 6 का अनुपात रहता था, तो गुरुकुल में तो गुरु प्रत्येक शिष्य पे ध्यान केंद्रित करके रहता था, उसकी योग्यता को धारण करके। तो ये था। मंदिर एक छोटी संस्था है जहाँ पे उसके धर्म के प्रति, मतलब नित्य कर्मों में व्यक्ति अपने धर्मों का पालन कैसे करता है, सामाजिक व्यक्ति। हाँ, धर्म कोई ये एक कोई समूह का नाम नहीं है। धर्म के 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों का प्रकटीकरण व्यक्ति अपने जीवन में कैसे करता है, उसके लिए उसको शिक्षा देने मंदिर में रोज नित्य कर्म करते थे। तो ऐसे जो कहते हैं कि आपको धर्म के प्रति आसक्ति के पाठ पढ़ाए जाते हैं। ये जो आज की जो शिक्षा पद्धति है वो एक केंद्र से संचालित है,
राज्य स्तर पर भी राज्य सरकार संभालती है और केंद्र में केंद्र सरकार संभालती है। तो पहले की जो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुए, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुए, नालंदा हुई, विक्रमशिला जैसे हुए, और अलग अलग जगहों तो पर्याप्त बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुए जो विश्व विख्यात हुए। और 7 लाख, ऐसे कहते हैं ना कि अंग्रेज जिस समय भारत में आए और उस समय उन्होंने एक अंग्रेजी शिक्षा नीति बनाई, उस समय 7 लाख गांव थे और प्रत्येक गांव में गुरुकुल संचालित थे। तो उन गुरुकुल संचालित करने की कोई एक ऐसी संस्थान थी देश भर के अंदर जो उनको संचालित करती थी, या सब लोग अपने अपने स्तर पर करते थे? ऐसा अभी तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है, लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुकुल संचालन करने के लिए कोई संस्थान नहीं थी। जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें भी है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा देने के प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि अपन कहते हैं कि अपनी भाषा है वो प्रत्येक 12 कोस पे बदल जाती है। तो भाषा बदल जाएगी तो कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था उस पर काम करे, ऐसा होता नहीं था। और मातृभाषा में तब शिक्षा थी। तो जितने भी 7 लाख गांवों में जो गुरुकुल थे वो एक ऑटोनोमस बॉडीज थे, और मैंने जैसे कहा कि वो किसी पे निर्भर थे तो समाज पे निर्भर थे, और समाज उनका पालन पोषण करता था। वहां पे अगर भवन बनाना है तो समाज बनाता था, और उनकी आवश्यकताएं मिनिमम रहती थी। और जो गुरु ज्यादातर थे वो आश्रम में ही रहते थे, और आश्रम में रह के ही वो अपना जीवन यापन करते थे। उनकी भी कोई ज्यादा अपेक्षाएं नहीं थी, उन पे भी अपने ज्यादा खर्चे नहीं थे। पहनावा भी एक निश्चित ही था, जैसे भगवान का रंग के वस्त्र हैं वो धारण करने हैं, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति उस कालखंड में करे जब वो शिक्षा ले रहा है। तो सबसे पहले था पर्यावरण भी उससे प्रदूषित नहीं होता था। तो सारी बातों को ध्यान में रख के तो वो है। वर्तमान में क्या हुआ कि जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों से पहले एक बार जब मुगलों का कालखंड था, नालंदा का विश्वविद्यालय है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा था। और कहते हैं कि बख्तियार खिलजी नाम का एक मुगल शासक था, वो बीमार हो गया। छोटी सी बात है, बीच में बता रहा हूं मैं। वो बीमार हो गया तो उसका कोई भी, उनके मत पंथ के जितने भी वेद थे वो जाकर वहां पे इलाज किया, सब फेल हो गए। तो किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य, वो आपका इलाज कर सकते हैं। तो वो गए, उनको दवाई लेने के लिए कहा, तो कि ये दवाई तो मैं किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई है तो ये मैं नहीं लूंगा। लेकिन आचार्य, क्योंकि जो हिंदू धर्म के जो थे उनमें यह था कि प्रत्येक व्यक्ति की जान बचानी हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, तो क्या मुझे बचानी है। तो वो कहते हैं कि उनकी कुरान के कुछ पृष्ठों पर उस अदृश्य जो औषधि थी उसको लेपित कर देते, और लेपित करके उनको देते हैं, आप इतने से इतने पृष्ठ रोज पढ़िए। और वो रोज पृष्ठ पढ़ते हैं तो वो मुंह पे लगा के, आदत थी पहले, आजकल के जो जैसे फ्लोटिंग पेपर से करते हैं वैसा सिस्टम नहीं था। तो वो लगा के पढ़ते थे तो वो दवाई कुछ कुछ उनके उसमें शरीर में प्रवेश किया और वो निरोगी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये निरोगी कैसे हुआ, मैं तो बताते हैं, उनका नाम बताते हैं। और वहाँ आके वो देखते हैं कि ये इतना बड़ा जो ग्रंथों का अंबार है, कहते हैं कि वहाँ पे 90,000 से अधिक या लाख भी होंगे, ऐसी संख्या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इतने पांडुलिपियां और ताड़ पुत्रों पे लिखे हुए ग्रंथ थे, उनमें आग लगा देते हैं कि ये नष्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे मत पंथ में जो चीज नहीं है वो दूसरों में कैसे हो सकती है। ये भाव लेके उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। कहते हैं महीनों भर तक वहां पे आग लगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का वापस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वो धर्म ग्रंथ तो आए कि नहीं आए, लेकिन विश्वविद्यालय पुनः सर्जित होने के कगार पे है। भारत की जो गुरुकुल पद्धति रही है उसमें बौद्धों का भी बड़ा विशेष बीच के कुछ कालखंड में उनका प्रभाव रहा है। तो भगवान बुद्ध भी आए, उन्होंने भी बहुत सारे इन्हीं गुरुकुलों के अंदर ज़्यादा निवास किया और भ्रमण किया देश भर में। तो बौद्धों का भी यहाँ ज़्यादा वर्चस्व रहा। तो उस समय कैसी शिक्षा पद्धति और कालखंड रहा? बौद्धों में भी आश्रम होते थे, वो भी आश्रमों में शिक्षा लेते थे। लेकिन बौद्धों में एक बौद्ध भिक्षु के साथ साथ भिक्षुणियां भी वहां पे थी, तो महिलाओं को भी वो पूरा सम्मान देते थे। और ऐसा मैं महिला शिक्षा के बारे में बताऊंगा कि हमारे वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। आजकल जब अपन विमर्श करते हैं तो कहते हैं भारत में स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जो हमारा भारत था, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन भारत में
स्त्रियों को पुरुषों के बराबर शिक्षा के अध्ययन करने के अवसर मिलते थे। जैसा वो आता है कि शंकराचार्य से जो भारती मंडन जी की जो धर्मपत्नी है वो शास्त्रार्थ करके उनको हराती है, गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, ऐसी कई मातृशक्ति हैं जो यहाँ पे करती थी। तो बौद्ध धर्म के अंदर भी ये सब आश्रम चालू थे और उनमें ये महिलाओं को भिक्षुणियों के रूप में वहाँ पे रहकर उन्होंने भी समाज में शिक्षा के प्रसार में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। अभी अपन आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली जिनकी अभी अपन ने चर्चा की और अभी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इसमें दोनों में अंतर क्या है? अभी मैं बताऊं आपको, प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो व्यक्ति को व्यक्ति निर्माण के द्वारा समाज की और खुद की सर्वांगीण उन्नति के लिए तैयार करती थी। 1835 में जब अपना पराधीनता का कालखंड रहा, उसमें जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि हम वहां से लोगों को लाके और अपना काम नहीं करवा सकते, तो उन्होंने बख्तियार खिलजी का मैंने बताया कि यहाँ के जो शास्त्र हैं उनको नष्ट कर दो तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अंग्रेजों ने भी वही पद्धति अपनाई और उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में वहाँ के शिक्षा के मंदिर हैं, जो गुरुकुल है, मठ है, मंदिर है, उनका बहुत योगदान रहता है, तो उन्हें नष्ट किया जाए। लेकिन वो ऐसे नष्ट करने के भाव से नहीं आए। उन्होंने एक शिक्षा पद्धति या मैकाले के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई जो सरकारी नौकर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। और नौकर किसके लिए? अंग्रेजों के नौकर बनाने के लिए। और उससे उन्होंने यहाँ पे हमारे शिक्षा पे कब्जा करके बहुत बड़े समाज को उसमें जोड़ लिया जो उनके अधीन रह के हमारे देश को ही नुकसान पहुंचाने का काम करे। उसके बाद में भारत में 2-3 शिक्षा पद्धतियां और आई, लेकिन जब वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये पुनः ही हमारी जो वैभवकालीन परंपरागत प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति जिसे हम कहते हैं कि वो भारत की शिक्षा पद्धति थी, उसी पे आधारित है। इसका केंद्र बिंदु यही है कि भारतीय शिक्षा पद्धति पुनः स्थापित हो। बच्चा प्रारंभ में परिवार के अंदर रह के शिक्षा अध्ययन करें, क्योंकि अपन कहते हैं कि जो शिक्षा पहली माँ गुरु माता होती और गुरु की महिमा भी अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरी गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा यानी सर्जन करता गुरु है, विष्णु यानी पालन करता गुरु है, महेश यानी जब कोई ऐसी आपदाएं आती है तो विनाशक काल का भी वो गुरु ही है। और चाणक्य तो कहते हैं कि गुरु की गोद में जो सर्जन और प्रलय दोनों पलते हैं। और उन्होंने साबित भी किया घनानंद को पदच्युत करके और चंद्रगुप्त को शासक बनाने में, क्योंकि तो गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस चीज को इन्होंने समाप्त करके मास्टर और टीचर शब्द प्रतिपादित करके केवल उनको एक व्यवहारिक ज्ञान न देकर जो पढ़ने लिखने वाला ज्ञान ही उन्होंने दिया। आज के इस कालखंड में दुनिया इतनी आधुनिक और तकनीक बढ़ती जा रही है और कुल मिलाकर के शिक्षा का एक नया आयाम स्थापित हो रहा है, तो प्राचीन जो गुरुकुल परंपराएं थी आवासीय व्यवस्थाओं के रूप में, तो वापस अभी स्थापित होने में संभव है? वापस स्थापित हो सकती है क्या? अब क्योंकि समाज की तो आवश्यकताएं हैं कि हम बच्चों को जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे। और कुछ रहती करती में जो कोरोना का कालखंड आया उसने सबसे ज्यादा प्रभाव है वो शिक्षा पद्धति पे डाला। जब से ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी प्रारंभ हुई और जैसा कि पहले अपने आया था कि ये एक 6 के शिष्यों के ऊपर एक गुरु रहता था, शिक्षक था। वर्तमान में 100 तक वो संख्या पहुंच गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 30 तक लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो 2 साल का जो कालखंड था उसमें गुरु और शिष्य का संपर्क ही टूट गया, केवल ऑनलाइन माध्यम से जो है। लेकिन नैतिक शिक्षा है उसका कहीं न कहीं ह्रास हुआ है। और नैतिक शिक्षा में अगर अपन ने कोई प्रयास नहीं किए तो आने वाले समय में जो अपन कहते हैं कि
एक राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने वाले युवा और व्यक्तित्व जिनको निर्मित करते हैं वो उनमें कहीं न कहीं कमी आएगी। तो हमें उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप छात्रावासों की बात करते हैं तो कई विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में छात्रावास भी हैं, लेकिन छात्रावासों में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, वो कहीं न कहीं कम है और उनकी तरफ बच्चों के रुझान भी कम है। जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे तो आवश्यकता है कि वो छात्रावास में रह के ही पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ के छात्रावासों का कल्चर कैसा है उसके अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे भी वो गुरुकुल की तरह ही सिखाते हैं कि एक कक्ष में अगर 5 बच्चे रहते हैं तो पांचों अलग अलग क्षेत्रों के होंगे, अलग अलग जाति बिरादरी के होंगे, ताकि उनमें एक प्रगाढ़ता उत्पन्न हो। व्यवस्था कर रही है, सरकार भी कर रही है और समाज भी कर रहा है, लेकिन शिक्षा में जब आप उन्नति चाहते हैं तो समाज का सहयोग अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की चीज को तो आजकल सब ये मानते हैं कि ये सरकारी है, मेरा ही है, लेकिन जब समाज कोई चीज देगी तो उसकी ऑडिट होती है। तो सामाजिक ऑडिट शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक है कि हमारे शिक्षा संस्थान कैसे लोगों को निर्मित करके शिक्षित करके बाहर भेज रहे हैं, तो उनके लिए समाज को जागरूक होने की बहुत बड़ी जरूरत है वर्तमान काल में। कुल मिलाकर के जो अभी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनमें जो सिखाने की पद्धति है और आचार्य का जो व्यवहार है वो प्राचीन गुरुकुल पद्धति जैसा हो जाए तो गुरुकुल अलग से निर्माण करने की आवश्यकता भी नहीं है। आचार्य के व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आचार्य का व्यवहार तो हो सकता है, लेकिन आजकल जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों के व्यवहार में वो अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे को ये बनना है। जैसा मैंने पहले बताया, पहले आचार्य पहचानते थे कि ये किधर जाना चाहता है। अर्जुन आंख में निशाना लगाता है, आंख दिखती है तो वो धनुर्धर बनेगा। भीम में शारीरिक सौष्ठव है तो वो गदाधर बनेगा। इस तरीके से वो पहचान करके देते थे, लेकिन आजकल वो पहचान तो करते नहीं। लेकिन पेरेंट्स के एम्बिशंस इतने हाई हो गए हैं कि बच्चों को वो कहते हैं मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और इस कारण से कई सारी ऐसी विकृतियां बच्चों में उत्पन्न हो रही है जो उन्हें अपना जीवन समाप्त करने की तरफ ले जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित होने वाली है। तो शिक्षक भी वैसे बने, पेरेंट्स की अपेक्षाएं बच्चे के अनुसार हो, बच्चे में क्या मौलिकता है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, उनके अनुसार करें। हर बच्चे में कोई न कोई एक क्षमता होती है और उस क्षमता की पहचान बच्चे की माँ कर सकती है, पेरेंट्स कर सकते हैं। तो जो परिवार का जो मेल मिलाप है, कुटुंब प्रबोधन है, वो वहाँ पे आएगा तो वो सारी की सारी क्षमताएं विकसित होगी। तो ये हम बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ तो भी ये कहता हूँ कि आपकी विशेषता क्या है, कभी आंख बंद करके सोचो और उस विशेषता के अनुसार अपने आप को ढालो जीवन में, तो आप जरूर शिखर पे पहुंचेंगे। तो अपनी जो इनबिल्ट जो क्षमताएं हैं उनका मूल्यांकन बच्चे करें, बच्चों के पेरेंट्स करें, और दोनों करेंगे तो फिर शिक्षक भी करेगा, और शिक्षक से भी यही अपेक्षा है कि वो उनकी मौलिकता को और क्षमताओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाए। बिल्कुल, आज का पॉडकास्ट का विषय, चर्चा का विषय अच्छा रहा। प्राचीन गुरुकुल पद्धति, शिक्षा पद्धति और आधुनिक जो हमारे जो गुरुकुल और आधुनिक जो हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय है, उनकी पद्धति और उनके विकास पर अपन ने चर्चा की। ऐसे ही आगे विषयों पर चर्चा होती रहेगी। ऐसे ही नए नए विद्वान और शिक्षक, नमस्कार। प्रोफेसर आते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।